अच्छा, शायद आपको याद हो कि ऑर्थोगोनैलिटी बेसिकली ये बताती है कि अगर कोई से दो सिग्नल्स यानी कि एक्स ऑफ एन और वाई ऑफ एन ऑर्थोगोनल हैं, इसका मतलब ये है कि दे कैन को एग्जिस्ट। आप उनको एक ही चैनल के ऊपर इकट्ठे ट्रांसमिट कर सकते हो, वो एक दूसरे को तंग नहीं करेंगे, ठीक है, और अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी बरकरार रखेंगे। अच्छा, अब कौन से सिग्नल्स हार्मोनिक कौन से सिग्नल्स ऑर्थोगोनल होते हैं? सारे के सारे हार्मोनिक सिग्नल जो कि एक दूसरे के साथ हार्मोनिकली रिलेटेड हों। मसलन cos ओमेगा नॉट एन और cos 2 ओमेगा नॉट एन, जो कि आपको पता चल रहा होगा कि हार्मोनिकली रिलेटेड है। ये दो सिग्नल्स ऑर्थोगोनल भी हैं, ये दो सिग्नल्स को एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब मैं इस 2 की जगह कोई भी इंटेग्रल नंबर डाल दूँ, मसलन 3, मसलन 4 एंड ऑनवर्ड्स, वो सारे के सारे सिग्नल्स कॉज ओमेगा नॉट एन के साथ ऑर्थोगोनल ही रहेंगे। लेकिन अगर मैं कॉज ओमेगा नॉट एन के साथ कुछ इस तरह का सिग्नल ट्रांसमिट करूं, तो ये दोनों सिग्नल्स ऑर्थोगोनल नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं टिक लगा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये ऑर्थोगोनल हैं ये दोनों, ठीक है। या फिर कॉस ओमेगा नॉट और कॉस 3 ओमेगा नॉट भी ऑर्थोगोनल है एंड सो ऑन, लेकिन ये दोनों सिग्नल्स ऑर्थोगोनल नहीं हैं। तो हार्मोनिकली रिलेटेड जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक सिग्नल्स हैं वो ऑर्थोगोनल होते हैं, ठीक है। अच्छा, बाय द वे, अगर आप लोगों ने मिस किया है तो ऑर्थोगोनैलिटी का कॉन्सेप्ट हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने सी ऑफ के का एक्सप्रेशन निकालना है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा ये बैकग्राउंड में जाना पड़ा है, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा ऑर्थोगोनैलिटी के कॉन्सेप्ट को मज़ीद आगे लेके जाएं। लेट्स सपोज कि हमारा एक केथ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है जिसको हम डिफाइन करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर 2π/n तो हो गई ना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो इस के लिए मैंने यहाँ पर के लिखा है, तो के ओमेगा नॉट या के ओमेगा हो गया केथ हार्मोनिक, और इसी तरह से mth हार्मोनिक डिफाइन होगा इस तरह से। अच्छा, तो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स या कोई भी ऑर्थोगोनल सिग्नल्स की प्रॉपर्टी ये कहती है अच्छा, कैपिटल एन के हवाले से आप लोगों के प्रॉपर्टी जहन में हो कि अगर फंडामेंटल सिग्नल या जिस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसका पीरियड अगर एन होगा, तो जो उसके जितने भी हार्मोनिक्स हैं, वैसे तो एन हार्मोनिक्स ही होंगे, लेकिन अगर आप किसी भी केथ हार्मोनिक को देखो तो उनका पीरियड भी एन हम कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ऑर्थोगोनल सिग्नल्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि जब आप एक ऑर्थोगोनल सिग्नल, एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल या वन ऑफ द 2 ऑर्थोगोनल सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करो एक दूसरे हार्मोनिक सिग्नल के कॉन्जुगेट के साथ, अगर तो दोनों सिग्नल्स में रियल वैल्यूज़ है, रियल का मतलब ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ नहीं है, तो ये कॉन्जुगेट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम चूँकि कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स की बात करें तो फिर हम यहाँ पे कॉन्जुगेट डालना पड़ेगा। अगर हम दो ऑर्थोगोनल सिग्नल्स को इस तरह से मल्टीप्लाई करें, यानी कि एक सिग्नल को इसी तरह से रखें, दूसरे सिग्नल का कॉन्जुगेट ले लें, तो ये n के बराबर होगा, गेस थोड़ी सी, तो ये n के बराबर होगा अगर k और m इक्वल हुए, और ये 0 के बराबर होगा अगर k और m इक्वल ना हुए। अच्छा, लेट मी एक्सप्लेन इट फर्दर। ये जो इक्वेशन है ना, इसमें अब मैं एग्जैक्टली
जो मैंने ऊपर हार्मोनिक्स के एक्सप्रेशंस डिफाइन किए मैं वो डाल के आपको बताती हूँ। एंड प्लीज़ लेट मी नो इफ दिस इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, हमारे पास दो हार्मोनिक सिग्नल्स हैं, हार्मोनिकली रिलेटेड सिग्नल्स हैं। अब मैं एस के एन और एस एम कॉन्जुगेट एन के एग्जैक्टली एक्सप्रेशंस डालने लगी हूँ। एस एम का चूँकि मुझे कॉन्जुगेट डालना है तो यहाँ पर एक माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, और जगह की कमी की वजह से लेट मी राइट डाउन द ब्रैकेट ओवर हेयर। अच्छा, अब देखो इसमें नोट करने वाली क्या बात है कि अगर के और एम बराबर हो जाते हैं तो आपका क्या हाल है कि ये दो चीज़ें जो इस मतलब ई की पावर में लिखी हुई है मैंने, ये चीज़ और ये चीज़, ये सम अप होके क्या क्या बनाएंगी? इफ़ के बिकम्स इक्वल टू एम, या मतलब यहाँ पे भी के, यहाँ पे भी अगर के जो है वो एम के बराबर हो गई, यानी कि इस के को मैं एम लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है विद द डिफरेंस ऑफ माइनस साइन। तो बेसिकली हमारे पास ई रेज़ टू पावर 0 बन जाएगा। ठीक है, और अब आप ई रेज़ टू पावर 0 विच इज़ इक्वल टू 1, तो अब 1 को अपने ऐड करना है एम टाइम्स। सही, अगर के की वैल्यू एम के बराबर हो तो बेसिकली ये एक्सप्रेशन ख़त्म हो जाएंगे, ई रेज़ टू पावर 0 रह जाएगा सिर्फ विच इज़ इक्वल टू 1। तो 1 को अगर हम एन टाइम्स ऐड करें तो हमारे पास एन आ जाता है। ठीक है, विच इज़ द केस व्हेन के इज़ इक्वल टू एम। अच्छा, व्हेन के इज़ नॉट इक्वल टू एम, ठीक है, एम कोई और इंटीग्रल वैल्यू है, के कोई और इंटीग्रल वैल्यू है, तो उस केस में चूंकि ये दोनों सिग्नल्स अब ऑर्थोगोनल हैं, ठीक है, तो जब आप इनको ओवर अ पीरियड ऑफ वन टाइम पीरियड सम अप करते हो तो दैट सम्स हैपन्स टू बी ज़ीरो, क्योंकि ऑर्थोगोनल सिग्नल्स को हम आपने शायद इसको कम्युनिकेशन सिस्टम में देखा हो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स के लिए कि बेसिकली ऑर्थोगोनल सिग्नल्स जिनको आप मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करते हो, ठीक है, तो उनका एरिया अंडर द कर्व 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये है बेसिकली कि वो को एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो के और एम जब डिफरेंट होंगे, जो कि इक्वेशन यहाँ पे लिखी है, तो बेसिकली वो ऑर्थोगोनल सिग्नल होंगे और इसकी वजह से उनको जब आप सम करोगे ओवर अ टाइम ड्यूरेशन ऑफ वन टाइम पीरियड तो उनका सम 0 आएगा। लेकिन अगर के और एम इक्वल हो जाएं तो बेसिकली ये जो इनका ई की पावर है इट सिंपली कैंसल्स आउट, और फिर जो ये सारे का सारा एक्सप्रेशन है, ये जो सम है, ये कैपिटल एन के बराबर हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब ये एक्सप्रेशन आपने जहन में रखना है और हम इसको आगे यूज़ करेंगे सी ऑफ के कंप्यूट करने के लिए। और सी ऑफ के कंप्यूट करने के लिए हम वापस इस्तेमाल करेंगे अपना पुराना एक्सप्रेशन जिसको हम लोगों ने कुछ इस तरह से वैल्यूएट किया था, या हम लोगों ने कहा था कि एक्स ऑफ एन बेसिकली बराबर है या बनता है एन हार्मोनिक्स के साथ, एन हार्मोनिकली रिलेटेड एक्सपोनेंशियल के साथ, जिसमें हर कॉम्प्लेक्स सिग्नल को हम डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरह से, और हर कंपोनेंट का अपना वेट सी ऑफ के होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हों तो हमारे पास इनपुट को निकालने का तरीका ये मौजूद है। ठीक है, ओके। फिर हम लोगों ने बीच में स्टॉप लगा के ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन डिफाइन की थी और हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन निकाला था विच स्टिल है विद मी, अगर और होपफुली आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, अब हम लोगों ने करना यूँ है कि ये सारा हम लोगों ने कहानी इसलिए डेवलप की कि हम सी ऑफ के का एक्सप्रेशन निकालना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये करना है कि इस इक्वेशन को दोबारा लिख रही हूँ और फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे।
ये हमारे पास एक्सप्रेशन है जो कि मैंने बेसिकली ऊपर से ही कॉपी किया है। इक्वेशन के दोनों तरफ हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है e raised to power minus j 2 pi by n m और n, और यहाँ पे भी e raised to power minus j 2 pi by n m और n। आई होप इट्स अंडरस्टैंडेबल टू यू। ठीक है, e raised to power minus j 2 pi इंटू m इंटू n, ये हम लोगों ने इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इसके बाद जो अगला स्टेप है, दोनों तरफ एक समेशन में लगाने लगी हूँ। एंड नाउ आई विल स्प्लिट दिस इक्वेशन इनटू 2 लाइंस ताकि ये थोड़ा सा ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हो। हम लोगों ने अब दोनों तरफ इक्वेशन के समेशन लगानी है विच वेरीज फ्रॉम n इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1। ठीक है, एक हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, अब हम राइट हैंड साइड लिखेंगे। और यहाँ पर जो समेशन हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड पे ये ऐड की है वो समेशन अब इस जगह पर लिखी जाएगी। सॉरी, यहाँ पे कोई माइनस साइन नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने किया यूँ है कि वी स्टार्टेड with that expression of x of n which is synthesis equation for discrete time periodic signals। और सबसे पहले हम लोगों ने इक्वेशन के दोनों तरफ e raised to power minus j 2 pi by n into m into n मल्टीप्लाई किया, इधर भी और इधर भी। और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद अगला स्टेप हम लोगों ने ये किया है कि इक्वेशन के दोनों तरफ समेशन साइन लगाया है। ठीक है, जैसे इस इक्वेशन में ये चीज़ ऐड हुई थी इधर और यहाँ पे इधर, ऐड तो नहीं कहना चाहिए, मल्टीप्लाई कहना चाहिए। और इसी तरह से दूसरे स्टेप में हम लोगों ने ये किया कि समेशन साइन लगाया। अच्छा, अब इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो तो वही रहेगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने कॉपी मतलब आप लोग इसे कॉपी कर सकते हो। अब थोड़ा सा राइट हैंड साइड पे हम लोगों ने देखना है और हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन का थोड़ा सा फ़ायदा उठाना है। ठीक है, जो हम लोगों ने पहले ऑर्थोगोनैलिटी का कॉन्सेप्ट समझा है। अच्छा, अभी देखो कि ये जो के है ना यहाँ पर, इसको हम वेरी करना शुरू करेंगे। मसलन सबसे पहले के की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर सी ऑफ 0 डलेगा। ठीक है, और के अब यहाँ पर 3 जगहों पर अपीयर हो रहा है इंक्लूडिंग इस ये जो समेशन का वेरिएबल है। समेशन के वेरिएबल के अलावा एक यहाँ पर और एक इस जगह पर। ठीक है, अच्छा, के की वैल्यू जिस वक्त आपने 0 डाली तो यहाँ पर हमारे पास सी ऑफ 0 आया, और इस समेशन में अगर आप देखो तो हम के की जगह 0 आ गया और यहाँ पर m हमारे पास है। तो चूँकि के की वैल्यू 0 प्लग इन कर देने से दिस के वॉन्ट बी इक्वल टू m, so we will get 0। ओके, अब k की वैल्यू इसके बाद 1 हो जाएगी। ऑफ कोर्स यहाँ पर c ऑफ 1 आ गया, इधर भी k की वैल्यू 1 आ गई। दिस 1 इज नॉट इक्वल टू m, सो व्हाट वी विल गेट 0। अच्छा, अब k को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं और लेट्स सपोज के किसी टाइम इंडेक्स पे k की वैल्यू m हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास c ऑफ m, और ये वाला जो k है ये भी m के बराबर हो जाएगा। और हमें ऑर्थोगोनैलिटी की इक्वेशन से पता है कि जब भी k ने m के बराबर होना है तो ये जो पूरी समेशन है ये बराबर हो जाएगी कैपिटल N के। ठीक है, तो यहाँ पर वो वाला n मैं लिख रही हूँ। और उसके बाद
जब ये समेशन, इस समेशन का अगर आप देखो कि k की वैल्यू m हुई थी तो हम लोगों ने इसको ऐसे लिखा, लेकिन जब ये m से एक्सीड करेगा यानी कि k की वैल्यू m+1 होगी, मतलब इस k को, इस ck को हम c सबस्क्रिप्ट m+1 लिखेंगे, तो ये जो पूरी समेशन है ये अगेन 0 के बराबर ही होगी। क्यों? क्योंकि इस k की जगह आएगा m+1 विच इज़ नॉट इक्वल टू m। तो हमारा ऑर्थोगोनैलिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि दो डिफरेंट अगर हार्मोनिक्स हों और उनको अगर आप सम अप करो तो बिकॉज दे आर ऑर्थोगोनल, तो उनका जो ये वाला सम है ये वाला ये 0 हो जाता है। तो सिर्फ एक वैल्यू मतलब अगर आप इस पूरे की पूरी समेशन को देखो तो सिर्फ एक वैल्यू k इज इक्वल टू m के ऊपर हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन हमेशा 0 रहेगा। ठीक है, तो हम ऑफ कोर्स उसी नॉन ज़ीरो रिजल्ट में इंटरेस्टेड हैं, बाकी सारा रिजल्ट तो 0 होगा। तो what we are left with this stuff। ठीक है, अब हम सिर्फ अपनी आसानी के लिए या फिर आप यूँ समझो कि किताब में ज़्यादा यूज़ होने की वजह से m का को अगर k कह दें, ठीक है, लेट इज स्विच m विद k, तो हमारे पास ऊपर वाला एक्सप्रेशन कैसे चेंज हो जाएगा, c ऑफ k इज इक्वल टू, इस n को भी हम इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। m की जगह अगेन हम लोगों ने चूँकि k लिखा है तो हमारे पास कुछ आ जाएगी इस तरह की इक्वेशन। ठीक है, लेट मी ओके, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई एनालिसिस इक्वेशन। ठीक है, और इस बोर्ड के टॉप पे हम लोगों ने जिस इक्वेशन से स्टार्ट लिया था ये वाली इक्वेशन, दिस इज सिंथेसिस इक्वेशन। सिंथेसिस इक्वेशन कि अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स सारे के सारे अवेलेबल हैं तो हाउ कैन वी सम देम अप ऑल टुगेदर टू डेवलप x ऑफ n विच इज़ अ डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल। या फिर हम लोगों ने अभी एनालिसिस इक्वेशन निकाली जिसमें अगर हमारे पास इनपुट सिग्नल अवेलेबल है तो हम कैसे फाइंड आउट करें कि कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स मिलकर उस इनपुट को जनरेट करें, डेवलप करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। टुवर्ड्स दिस एंड हम लोगों ने आज चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया जिसमें हम लोगों ने 4.1 को स्किप करके 4.2 शुरू किया था, और उसमें हम लोगों ने ये सीखा है कि अगर हमारे पास डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल्स हों तो हम उनकी सिंथेसिस इक्वेशन और एनालिसिस इक्वेशंस किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। और इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत करे और इंशाल्लाह हम जल्दी फ़ेस टू फेस क्लासेस लेने के काबिल हो सकें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। अच्छा जी, आज हम लोगों ने इंशाल्लाह शुरू करना है वीक नंबर 7 का लेक्चर नंबर 2, और कंटिन्यू करना है हमने फोरियर सीरीज़ को जो कि हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में वीक 7 के लेक्चर नंबर 1 में शुरू किया था। अच्छा जी, हम लोगों ने फोरियर एनालिसिस चैप्टर 4 शुरू किया था। और ये डिस्कस किया था लेक्चर के एंड तक कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के लिए अगर हम फोरियर एनालिसिस अप्लाई करें तो ऑफ कोर्स देयर आर 2 मेथड्स। अगर हम पीरियोडिक सिग्नल्स की बात करें तो फोरियर सीरीज़ अप्लाई होगी। ठीक है, और उसके लिए हमारे पास जो सिंथेसिस फार्मूला है
वो इस तरह से एक्सप्रेस किया जाएगा। अच्छा, अनलाइक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स जिसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स मिलकर एक पीरियोडिक सिग्नल बनाते हैं, डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल्स में ऐसा नहीं होता। इसमें फिनिट नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स, और फिनिट हमें कैसे पता लग रहा है, क्योंकि ये 0 से शुरू के n-1 पे ख़त्म हो रहा है। तो फिनिट नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स मिलकर, इकट्ठे होकर या एडअप होकर x ऑफ n एक पीरियोडिक सिग्नल बनाते हैं। ये इसका सिंथेसिस फार्मूला कहलाता है, यानी कि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स के कोफिशिएंट्स अवेलेबल हैं, कोफिशिएंट्स यानी कि उसके मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स और उसकी फ्रीक्वेंसी, ये दोनों इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम इन सब को मिला जुला कर एक्स ऑफ एन सिंथेसाइज कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। और हम लोगों ने इसी क्वेश्चन को यूज़ करते हुए एनालिसिस इक्वेशन भी निकालना सीखी थी, और एनालिसिस इक्वेशन हमने कुछ डेवलप की थी इस तरह से। सॉरी, आई एम रन आउट ऑफ स्पेस। अच्छा जी, जो एक डिफरेंस, बल्कि दो डिफरेंसेस आप इसमें नोट कर सकते हो कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की पावर में माइनस का साइन है, विच इज़ नॉट हेयर, ठीक है। और दूसरी चीज़ के सी के को निकालने के लिए, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स निकालने के लिए जो हम एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं उसमें 1/n का एक फैक्टर फालतू है, ठीक है। तो ये हमारे पास एनालिसिस इक्वेशन जिसमें हम एनालाइज कर रहे हैं, सिग्नल को ब्रेक डाउन कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स में, और ये हमारे पास सिंथेसिस इक्वेशन जिसमें हम सिंथेसाइज कर रहे हैं अपने पीरियोडिक सिग्नल को या टाइम डोमेन सिग्नल को। अच्छा जी, अब आज हम लोगों ने करना यूँ है कि अगर हमारे पास एक्स ऑफ एन अवेलेबल हो, विल यूज दिस इक्वेशन, एक्स ऑफ एन अवेलेबल हो तो हम लोगों ने उसके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स निकालना सीखना है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे ताकि हमें सी ऑफ के कंप्यूट करना है। ओके, हमारे पास पहली एग्जांपल है एक सिंपल सिग्नल की। बाय सिंपल आई मीन कि हम उसको इजीली कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, विदाउट गोइंग इनटू मच ट्रबल। तो एक्स ऑफ एन हमारे पास गिवन है इस तरह से, ठीक है। अच्छा, आयलर आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए ये डायरेक्टली एक्सप्रेसिबल है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स में, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, e raised to power j 2π/5n, और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल की पावर में j 2π/5n और साथ एक माइनस एक्स्ट्रा है। अच्छा, अब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स यहाँ पे डायरेक्टली अवेलेबल है, अगर आप e की पावर को थोड़ा सा और से देखो तो ये तो हमारे पास ओमेगा हो गया 2π/5, ठीक है। और अगर हम k डिटर्मिन करने की कोशिश करें तो हमें नज़र आ रहा होगा कि k यहाँ पर 1 है, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम इस कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल को देखें तो हमें पता चल रहा है कि k यहाँ पर -1 है, ये माइनस इस वाले माइनस साइन की वजह से, ठीक है। यहाँ पर k -1 है इस कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल में, और इस कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल में k की वैल्यू 1 है। तो ये दो k की वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। ओके, आप लोगों को शायद थोड़ी सा याद हो कि अगर हम इस कोसाइन सिग्नल को देखें तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो 2π/5 है, और अगर हम इसको कंपेयर करें इस रिलेशनशिप के साथ
क्योंकि अगर आपको याद हो कि अगर हमारे पास गिवन फ्रीक्वेंसी इस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है तो फिर ही वो सिग्नल पीरियोडिक होगा, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं कि 2π/5 बेसिकली इस फॉर्म के साथ रिलेटेबल है, और यहाँ पर n की वैल्यू 5 और k की वैल्यू 1 बनती है। तो n = 5 का मतलब ये है कि टोटल 5 कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स हैं जो कि मिलके ये पीरियोडिक सिग्नल बना रहे हैं, ठीक है। तो k की वैल्यू बेसिकली 0 से लेकर 4 तक, या 1 से लेकर 5 तक, या -2 से लेकर 2 तक, ठीक है। 5 कंसेक्टिव वैल्यूज़ k की हमें चाहिए होंगी, और उनमें हम वो वाले कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स एक्सप्रेस कर सकते हैं जो कि मिलके एडअप होके ये वाला सिग्नल बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप नोट करो कि हमारे पास यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि 2 वैल्यूज़ k की अवेलेबल हैं, k = 1 वाला कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल अवेलेबल है और k = -1 वाला कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल अवेलेबल है। तो 3 हमने और निकालने हैं, तो टोटल 5 कंसेक्टिव कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स हमें चाहिए, 5 कंसेक्टिव हार्मोनिक्स। ओके, अब चूँकि हम यहाँ पर x ऑफ n जो हमारे पास अवेलेबल है उसे हम c ऑफ k निकाल रहे हैं, ठीक है। मतलब एनालाइज कर रहे हैं इस सिग्नल को, इसके कंपोनेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स निकालना चाह रहे हैं। तो जो चीज़ आपको और यहाँ पे पता होनी चाहिए या याद होनी चाहिए वो ये कि हमारे पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो -π से लेकर π तक प्रिंसिपल रेंज देती है और उसके बाद रिपीट होना शुरू हो जाती है। मसलन π से लेकर 3π तक जो हमें, लेट सपोज कि मैं रैंडमली एक सिग्नल ड्रॉ कर रही हूँ कि इस तरफ थोड़ा ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अगर एक इस तरह का सिग्नल अवेलेबल है हमारे पास -π से π तक, तो 3 π से लेकर 3π तक एग्जैक्टली यही सिग्नल बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रिंसिपल रेंज है और ये आगे और पीछे रिपीट होगी। तो हमें पता ही चलता है कि जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं वो बेसिकली वो रिपीटेटिव सिग्नल होता है, ठीक है। जो हमारे पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स का फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल बनता है वो एक रिपीटेटिव सिग्नल होता है या पीरियोडिक सिग्नल होता है। तो इस प्रिंसिपल को जहन में रखते हुए और ये इंफॉर्मेशन भी जहन में रखते हुए कि हमें k की जो वैल्यूज़ हैं वो सिर्फ 5 चाहिए, इन दोनों चीज़ों को जहन में रखते हुए, एक तो प्रिंसिपल रेंज की बात और दूसरी ये बात है k की हमें एग्जैक्टली वैल्यूज़ कितनी चाहिए, जो यहाँ पर हम एक रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं या स्ट्रेट अवे बता सकते हैं, वो ये कि c ऑफ k की वैल्यू वही होगी जो c ऑफ k + n की होगी। अच्छा, अब आप इस रिलेशन में थोड़ा सा गौर करो। क्योंकि हम लोगों ने बताया कि k की वैल्यूज़ इस केस में जो वहाँ पर ये सिग्नल गिवन है इस केस में 5 चाहिए, ठीक है। तो हमें अपनी इंट्यूशन से पता है कि c ऑफ 0 एग्जैक्टली वही होगा जो कि c ऑफ 5 होगा, ठीक है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली 5 की डिफरेंट वैल्यूज चाहिए ना। तो 0 1 2 3 4 ये 5 वैल्यूज पूरी हो गई। अब जो c ऑफ 5 मिलेगा वो एग्जैक्टली c ऑफ 0 जैसा होगा, जो c ऑफ 6 मिलेगा वो एग्जैक्टली c ऑफ 1 जैसा होगा। तो ये रिलेशनशिप वहाँ पर भी इस्तेमाल होगा और ये इसलिए इस तरह से वैलिड है, ठीक है। इन केस के आप सोच रहे हो कि ये रिलेशनशिप कैसे आया, रिपीटेटिव सिग्नल है ना, रिपीट हो रहे हैं, पीरियोडिक सिग्नल है जो c ऑफ k वर्सेस k हम बनाएंगे, और उसमें जो k की डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं वो सिर्फ 5 हैं क्यों इस सिग्नल के लिए जो मैं गिवन है। तो c ऑफ 5 एग्जैक्टली c ऑफ 0 जैसा होगा। तो हम लोग बेसिकली इस इक्वेशन को इस्तेमाल अगर करें तो हमारे पास कंप्यूटेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है, ठीक है। जो यहाँ पर हमें ऑलरेडी 2 वैल्यूज़ गिवन है और हमें 3 और निकाल लिए, तो इस रिलेशनशिप को हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम बाकी की वैल्यूज़ को डिटरमिन कर सकें। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे प्लॉट करने लगी हूँ c ऑफ k को वर्सेस k, ठीक है।
अच्छा, एक चीज़ और आप लोग ज़हन में रखना, हम इसको इंशाल्लाह आगे भी देखेंगे कि सी ऑफ के को अभी हम लोगों ने वर्सेस के प्लॉट किया है, लेकिन सी ऑफ के प्लॉट्स बहुत सारे वेरिएबल्स के अगेंस्ट हो सकते हैं। मसलन सी ऑफ के को हम ओमेगा के अगेंस्ट भी प्लॉट कर सकते हैं। ओमेगा के हमें पता है क्या चीज़ है, 2π/n और इंटू के, यानी कि kth हार्मोनिक। ठीक है, तो उसमें हम सी ऑफ के को एग्जैक्टली उसकी फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट प्लॉट करेंगे कि कौन की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है और उसके ऊपर एम्पलीट्यूड क्या है। लेकिन वो थोड़ी सी चीज़ बाद में आएगी, लेकिन चूंकि हम बाद में इसको पढ़ लेंगे तो उस वक्त रिपीटिशन की वजह से हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बेहतर और पक्का हो जाएगा। अभी इस वक्त हम जो करने लगे हैं वो सी ऑफ के को वर्सेस के प्लॉट करने लगे हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो वैल्यूज़ अवेलेबल हैं वो हैं सी ऑफ 1, यानी कि के की वैल्यू 1 के ऊपर, और वो है हमारे पास 1/2। अच्छा जी, ये वैल्यू है हमारे पास 1 और -1 के ऊपर। ठीक है, ये मैं यहाँ पे मैंने ये टाइम इंडेक्स नहीं, ये के है। अच्छा, अब हमारे पास जो अगली वैल्यू आएगी यानी कि 1 + 5 पे वो आएगी 6। तो 2 3 4 5 6, ये है 1 + n। अच्छा, इसी तरह से 1 + 2n जो कि हमारे पास आएगा 11 के ऊपर। आई एम नॉट डेवलपिंग इट ऑन स्केल, जस्ट लेट मी राइट दिस थिंग ओवर हेयर। ठीक है, ये है 11, और ये जो एग्जैक्टली और ये 11 कैसे निकला, 1 + 2n। सही। अच्छा, इससे से अगर हम -1 को देखें तो वो जो रेपिटेशन का ये पीरियोडिसिटी का प्रिंसिपल है वो तो हर सैंपल पे लगता है। तो -1 को अगर हम देखें तो ये भी रिपीट होता जाएगा। तो इसको अगर आप -1 में 5 ऐड करो तो हमारे पास जो अगला सैंपल आएगा वो आएगा 4 के ऊपर। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं -1 + n। सही, और इससे जो अगला सैंपल आएगा वो ये यहाँ पर 9 के ऊपर आएगा। ठीक है, और ये सैंपल हमने निकाला -1 + 2n से। बाकी सब जगहों पे 0 है। ठीक है, तो इसको मैंने थोड़ा सा बोल्ड कर दिया। इसी तरह से हम यहाँ पे अगर जाएं तो हमारे पास -4 के ऊपर एक नॉन ज़ीरो वैल्यू हमें मिलती है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक्स जो कि -4 के ऊपर डेवलप्ड है। और ये हमारे पास 1 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देने से आया है, या फिर इसको चलो कि हम लोगों ने n यूज़ किया है हर जगह, तो मैं 5 को इरेज करके यहाँ पर n लिख देती हूँ। ठीक है, 1 - n, और उसके बाद ये -5 और फिर ये -6, और ये वाला जो सैंपल मेरे पास आया है ये आया है -1 - n से निकाल के। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास -7 और -8 पे कुछ भी नहीं होगा, और ये जो सैंपल -9 पे हमें मिलेगा इसके बाद वो आएगा 1 - 2n से। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें जो चीज़ देखने वाली है वो ये कि हमारे पास जो ये जो पीरियोडिक सिग्नल आया है इसकी पीरियोडिसिटी क्या है, जो हमें फ़ौरन इसका जवाब बगैर सोचे समझे पता होना चाहिए। वो ये है कि इसकी जो पीरियोडिसिटी है ना वो n = 5 है। ठीक है, तो अगर हम लेट्स सपोज 0 से भी स्टार्ट करें तो बेसिकली इसकी जो इसका प्रिंसिपल रेंज
बनती है 0 से 4, या अगर हम थोड़ा सा ये 0 से 2 पाई वाली रेंज एक्चुअली मैंने बनाई है, ठीक है। इसको हम -2 से 2 भी कह सकते हैं, जिसको हम मतलब -पाई से पाई अगर हम रखना चाह रहे हैं तो ओके। तो ये ऐसी रेंज है, और अगर आप नोट करो तो यही चीज़ आगे रिपीट हो रही है जितना सिग्नल ड्रॉ हुआ है, और यही चीज़ जो है ये पीछे की तरफ भी रिपीट हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा पीरियोडिक सिग्नल है जो कि आगे और पीछे फिर रिपीट होता जाएगा। ओके, अब हम जो सिग्नल हम लोगों ने पहले कंसिडर किया था 2π/5, इसका एक हार्मोनिक कंसिडर करके उसको प्लॉट करके या उसका C ऑफ K निकालने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास जो सिग्नल गिवन है cos 2π/5 और n, और इस 2 से हमें पता चल रहा है कि k की वैल्यू 2 गिवन है हमें, यानी कि एक किसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का सेकंड हार्मोनिक है ये, सही। अब इसको अगर हम एक्सप्रेस करना चाहें कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स की फॉर्म में, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। और अगर आपको पुरानी एग्जांपल समझ आई हो, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, अगर पुरानी एग्जांपल समझ आई हो तो जो चीज़ हमें देख के पता चल रही है वो ये कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है ये k = 2 के ऊपर अवेलेबल है हमारे पास, और जो ये वाला कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है यहाँ पर k की वैल्यू -2 है, ठीक है। और अगेन चूंकि पीरियड इसका 5 है तो जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल हमें चाहिए डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल वो 5 होंगे। तो हमारे लिए अगेन ये वाली मैथमेटिकल इक्वेशन यूज़ करना थोड़ा सा कन्वीनियंट रहता है फर्दर कंप्यूटेशंस के लिए। तो अब हम करेंगे यूँ पुरानी एग्जाम्पल की तरह, C ऑफ K को वर्सेस K प्लॉट करेंगे, ठीक है। अच्छा, चूँकि 2 और -2 का है हमारे पास अवेलेबल, तो ये 2 पे आ गया, ये आ गया -2 पे, और 1/2 इनके एम्पलीट्यूड्स हैं, 2 -2, और मैं यहाँ पे 2 और -2 भी लिख रही हूँ ताकि मुझे पता चले कि प्रिंसिपल रेंज वाले जो केस हैं उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। अच्छा, अगला हमारे पास जो इसके बारे जो रिपीटिशन होगी खासतौर पे इस वाले के पॉजिटिव के की, वो 2 + 5 7 के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद ट्वेल्व के ऊपर, ठीक है। ये आ गया 2 + n, और ये आ गया 2 + 2n, ठीक है। 2 + n और ये 2 + 2n इसकी जो लोकेशन है। और अगर हम पीछे की तरफ जाएं तो 2 - n, यानी कि एक दफ़ा ये हमें मिलना चाहिए -3 के ऊपर, और उसके बाद -8 के ऊपर, और ये लोकेशन कंप्यूट हुई 2 - 2n से, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप ये -2 के ऊपर जो कि अवेलेबल है, इस वाले सैंपल को हम
+n+2n आगे की तरफ जाएं और -n-2n आगे की तरफ जाएं तो हमें जो सैम्पल्स मिलते हैं -2 + 5 पहला हमें यहाँ पे मिलेगा, तो इसको हम -2 + n कह सकते हैं, ठीक है, जिसकी जो लोकेशन इसकी हम फाइंड आउट करने का जो तरीका है। और उसके बाद हमें यहाँ पे मिलेगा, ये लोकेशन हमें मिली जब हमने -2 में 2n ऐड किया, ठीक है। इसी तरह से जब हम सब्ट्रैक्ट करें तो ओके -2 पे तो है ना, तो -2 - n करेंगे तो हमें -7 पे सैम्पल मिलेगा। तो ये हमने -2 में जब -2 में से n को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें यहाँ पे सैम्पल मिला, ठीक है। तो अभी भी आपको देख के पता चल रहा होगा कि जो डिस्टिंक्ट सैम्पल्स होंगे वो दिल बी n इन नंबर, यानी कि 5। तो अगर हम 0 से शुरू करें तो 0 से लेकर 4 तक, दिस इज़ द प्रिंसिपल रेंज, या फिर -2 से 2 तक वुड बी द प्रिंसिपल रेंज। और ये वाला पैटर्न जो है ये आगे और पीछे की तरफ रिपीट होगा, ठीक है। तो नाउ यू कैन कंपेयर कि हमारे पास अगर ये x(n) गिवन था एक सिग्नल का, एक पीरियोडिक सिग्नल का सेकंड हार्मोनिक, तो उसका हम लोगों ने C(k) कुछ ऐसे निकाला है, ठीक है, विच इज़ अ पीरियोडिक सिग्नल, लेकिन आप उसकी थोड़ी सी शक्ल सूरत देख सकते हो। और पुरानी एग्जाम्पल जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट हार्मोनिक कंसिडर किया था, तो वो हमारे पास C(k) कुछ ऐसे निकलेगा। तो आप लोग एट दिस टाइम उसका थर्ड और फोर्थ हार्मोनिक के लिए C(k) डेवलप कर सकते हो, ठीक है। ठीक बनने की एक तो निशानी ये होगी कि वो एक पीरियोडिक सिग्नल होगा जिसमें n कैपिटल N 5 होगा। लेकिन अगर आपको वो टेस्ट करवाने हैं तो प्लीज़ सेंड मी दोज पिक्चर्स, ठीक है, और फिर मैं भी इसको एक दफ़ा देख सकती हूँ। तो ये आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो कि थर्ड और फोर्थ हार्मोनिक बना के तो टेस्ट करो आप लोग कि क्या आपके रिजल्ट्स ठीक आते हैं कि नहीं, या पीरियोडिक सिग्नल्स बनते हैं कि नहीं, ठीक है। अच्छा, अभी तो हम लोगों ने मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को लेकर C(k) निकालना सीखा था, जहाँ पर वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस डायरेक्टली रिजॉल्वेबल थे या एक्सप्रेसिबल थे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स की फॉर्म में। अभी हम एक ऐसा सिग्नल अज्यूम करेंगे जो कि हमें जिसकी डायग्राम या फिगर गिवन है, और फिर हम देखेंगे कि इस तरह के सिग्नल्स के ऊपर इस तरह के सिग्नल को कैसे हम C केस में रिजॉल्व कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमें जो एग्जांपल गिवन है ठीक है, मैंने थोड़ा सा इसको डिटेल से इसलिए बनाया ताकि आपको समझ आ सके कि इसकी शक्ल सूरत कैसी है, ठीक है। ये x(n) है और हम लोगों ने इसकी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स निकालने हैं, ठीक है। अब चूंकि पुरानी एग्जांपल्स की तरह हमें डायरेक्टली इसमें देख के पता नहीं चल रहा कि कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स या उनकी फ्रीक्वेंसी कैसे होगी, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, 0। अच्छा, अब जो इसमें हमें पहली बात तो फिगर आउट करना है कि इसका पीरियड कितना है। तो अगेन चूँकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं इस वक्त आपसे सवाल पूछ सकूं, तो आप लोग दिल में एक नंबर सोचो जो कि आपको लग रहा है कि इसका पीरियड है, और एंड लेट मी गिव यू द आंसर। ये पैटर्न अगर हम 0 से शुरू करें तो यहाँ पर आके ख़त्म हो रहा है, और यहाँ से आके ये फिर से वही पैटर्न शुरू हो जाएगा। तो अगर हम इसको देखें तो 1 2 3 4 टोटल इसमें 4 सैम्पल्स हैं, तो हमारे पास जो पीरियड बना वो 4 सैम्पल्स का बना, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम C(k) कंप्यूट करेंगे तो हमें 4 दफ़ा उस मैथमेटिकल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो C(k) का जो हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन है
वो यूँ है, ठीक है। तो k की वैल्यू को 0 से लेके 4 तक जाना चाहिए, यानी कि हम k को 0 1 2 3 तक निकालेंगे, बिकॉज ये 4 वैल्यूज़ बनती हैं। n4 है तो k की भी 4 ही वैल्यूज़ होंगी, कंसेक्टिव 4 वैल्यूज़। ओके, तो अगर हम सबसे पहले k की वैल्यू को 0 रखते हुए c ऑफ 0 निकालें तो 1/n की जगह आ जाएगा 1/4। ये समेशन जाएगी n = 0 से 3 तक। और आपकी आसानी के लिए मैं पहली दफ़ा थोड़ा सा इसको डिटेल से लिख देती हूँ। e⁻⁻j2π/4 k की जगह यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ पे आएगा n। ठीक है, डिटेल से लिखने का मकसद ये था कि आपको पता चले कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है ये इट वुड ऑलवेज रिमेन 0, इसकी जो पावर है। वाई? बिकॉज k इज 0 वह है। तो अब n जो भी होता रहे, e की पावर चूंकि हमेशा 0 रहेगी तो ये हमेशा 1 ही रहेगा। दिस वुड ऑलवेज बी इक्वल टू 1। ये स्पेशल जो इनायत है वो k की वैल्यू 0 की वजह से। ओके, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन रह गया पीछे वो ये वाला रह गया, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास बचता है 1 + 1 + 0 + 1 एंड वी आर लेफ्ट विद 3/4। ठीक है, ये जो 1101 है ये मैंने यहाँ से लिखे हैं x of 0 + x of 1 + x of 2 + x of 3। जैसे कि ये समेशन चूँकि 0 से 3 तक जा रही है तो मुझे ये 4 कंपोनेंट x of 0 x of 1 x of 2 x of 3 को ऐड अप करना है। तो ये हमारे पास c of 0 आ गया। अब k को अगर हम 1 रखें और c of 1 कंप्यूट करना चाहें तो अगेन एक दफ़ा थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। ये आ जाएगा e⁻⁻j2π/4। अब k की जगह आ गया 1 और ये n। ठीक है, थोड़ा सा इस दफ़ा इस सवाल के लिए इस चीज़ को थोड़ा सा खोल के देख लेते हैं ताकि फिर आपके लिए k2 और k3 निकालना आसान हो। तो n की वैल्यू 0 को कर देखें तो सबसे पहले x of 0 हमने देखना है। x of 0 1 है तो 1 और साथ n भी सबसे पहले 0 डालेगा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने इस n = 0 को पहले यहाँ पे भी 0 डाला, यहाँ पे भी 0 डाला तो e⁻0 हो गया, ये भी 1 ही आएगा। प्लस x, अब n की वैल्यू 1 हो गई, x of 1 इज़ अगेन 1 और साथ अगर आप इस एक्सपोनेंशियल को देखो तो ये कुछ बन जाएगा ऐसे। ठीक है, क्योंकि k भी 1 है और n भी 1 है। उसके बाद n = 2 के ऊपर जब हम पहुँचेंगे तो वहाँ पे एक तो x of n ही 0 है तो 0 आ गया हमारे पास। और फाइनली x of 3 जो कि इटसेल्फ 1 है और कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की वजह से ये बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये जो चीज़ है जिसको हम सॉल्व करें तो -j आता है और इसको जब सॉल्व करें तो ये +j आता है। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 1/4। इसी तरह से k को 2 रखते हुए c of 2 जिस तरह हम सॉल्व करते हैं अब k यहाँ पे 2 है और n को हम वेरी करेंगे 0 से लेकर 3 तक, जैसे हम लोगों ने c1 निकालने के लिए किया। तो अगर हम डायरेक्टली मैं यहाँ पर आंसर्स लिखूँ 1 + -1
और ये भी -1। तो हमारे पास इसका आंसर -1/4 आता है। और इसी तरह से K3 के लिए अगर हम सॉल्व करें तो C3 का आंसर आप एवेल्यूएट करके देखना। C3 की वैल्यू 1/4 आएगी। जस्ट टू चेक हम लोगों ने ठीक किया कि नहीं, हम K इज इक्वल टू 4 के ऊपर भी कंप्यूटेशन कर सकते हैं। C(4) किसके बराबर आना चाहिए? चूँकि पीरियोडिक सिग्नल है, इसको C(0) के बराबर आना चाहिए। मतलब मैं डायरेक्टली कंप्यूट करके आपको चेक करने के लिए कह रही हूँ। ये तो मैं इंट्यूशन से बता रही हूँ कि C4 C(0) के बराबर आना चाहिए, जो कि 3/4 था। ठीक है, तो जो हमें कंप्यूटेशंस रिक्वायर्ड हैं वो C(3) तक रिक्वायर्ड हैं। 4 कंपोनेंट्स हमारे निकल आए और ये फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं जो कि मिलकर वो वाला पीरियोडिक सिग्नल बनाएंगे जिसके लिए हम लोगों ने ये सवाल सॉल्व किया है।